हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर में। इसके पहले हम लोग ने 4 लेक्चर्स अपलोड किया है, तो चारों तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी ये जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं, इसके लिए तुमको पिछला 2 लेक्चर बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा और बहुत अच्छे से तुमको आना चाहिए, जिसमें वो जो भी चीज़ें उसमें कराई हैं। जैसे उसमें हमने पढ़ा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3rd लेक्चर में विच इज़ 03, और 4th लेक्चर में हमने पढ़ा है लेटेंट हीट के बारे में। और हमने क्लियरली देखा है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तब जो, या मैं तुमको यहाँ पे लिखा देता हूँ, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, तब जो हीट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है ms डेल्टा T, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज होती है। ऑफ कोर्स अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो हीट एब्जॉर्ब हुई है, टेम्परेचर कम हुआ है तो हीट रिलीज हुई है। m है मास ऑफ द सब्सटेंस, S है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, और डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर। एंड व्हेन स्टेट चेंजेस, स्टेट मतलब जब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब में कन्वर्ट हो रहा है, तब जो हीट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज m टाइम्स L, जहाँ पे Q है हीट एब्जॉर्ब्ड रिलीज्ड अगेन, m है मास ऑफ द सब्सटेंस, और L होता है लेटेंट हीट ऑफ इधर इट इज़ फ्यूजन और वेपराइजेशन, डिपेंडिंग क्या हो रहा है। जैसे अगर मेल्टिंग या फ्रीजिंग हो रही है तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन या बॉइलिंग हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन क्या स्टेट चेंज हो रहा है वो लेटेंट हीट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गिवन डेटा क्वेश्चन के हिसाब से। तो अभी इस पार्ट में हमको ये दोनों क्यों चाहिए, क्योंकि इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ हीट विच इज़ कॉल्ड एज कैलोरीमेट्री। This is very very important and this is a very vital part of the thermodynamics, और बोल सकते हो थर्मल प्रॉपर्टीज चैप्टर। जब भी हम थर्मोमेट्री का बात करते हैं या कैलोरीमेट्री का बात करते हैं तो हम लोग उसमें मेजरमेंट ऑफ हीट पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैलोरीमेट्री मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ हीट, थर्मोमेट्री मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कैलोरीमेट्री मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ हीट। हमको मेजरमेंट ऑफ हीट करना है, और क्या होगा यहाँ पे, स्टेट चेंज भी हो सकता है, टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, इसीलिए स्टेट चेंज और टेम्परेचर चेंज दोनों के लिए हीट का फॉर्मूला लिख दिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको इसमें पढ़नी होती है दैट इज़ कैलोरी मीटर। देखो कैलोरी मीटर क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, फंस जाते हैं बच्चे क्वेश्चंस में, तो अच्छे से देख लो। कैलोरी मीटर क्या होता है, कैलोरी मीटर इज़ बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट, बोल सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट है या एक मेजरिंग सेटअप होता है। क्या होता है, देखो वी हैव अ वुडन एनक्लोजर, एक वुडन एनक्लोजर होता है, इसमें एक मेटालिक कंटेनर होता है लाइक दिस, एक मेटालिक कंटेनर होगा, एंड देयर इज अ स्टरर इनसाइड दिस, एक स्टरर होता है, और इस स्टरर के साथ हम इस कंटेनर में कोई एक लिक्विड फिल करते हैं जिसको हम बोलेंगे कैलोरीमेट्रिक लिक्विड या कैलोरीमीटर लिक्विड। यहाँ यूजुअली हम वाटर लेते हैं, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है या कोई नया चीज़ नहीं है, और हम चेक करते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई इसमें मेटालिक बॉल या कोई एक दूसरा सब्सटेंस डाल दिया जाए तो जो टेम्परेचर का चेंज है वो कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक मेटालिक बॉल डाला है, लेट दिस बी अ कॉपर बॉल और लेट दिस बी एन आयरन बॉल, कुछ भी। तो ये पूरा जो सेटअप है ये कैलोरीमीटर है। ध्यान से देखना कैलोरीमीटर में है क्या क्या, और कुछ चीज़ें जैसे यहाँ से इसको हम लिड से एनक्लोज कर देते हैं, यहाँ एक लिड लगी होती है जिससे ये एनक्लोजर बनता है, वुडन लिड है ये पूरा वुडन एनक्लोजर है। यहाँ भी लिड लगी होती है, ये लिड यहाँ से इसको एनक्लोज करेगी और यहाँ से इसको एनक्लोज करेगी, मतलब सिर्फ स्टरर जाने तक का जगह है इसके अंदर। और फिर इसके अंदर हमने एक मेटालिक बॉल रख दिया है या एक मेटल सब्सटेंस रख दिया है जिसका हाई टेम्परेचर है, और वो मेटल सब्सटेंस जब अपना टेम्परेचर लूज़ करता है तो उसके वजह से ये जो कैलोरीमेट्रिक लिक्विड है और ये जो अपना कैलोरी मीटर है ये दोनों हीट अप होते हैं और उनका टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, ध्यान दो। अभी कैलोरीमीटर में है क्या क्या ज़रा समझ लो। ये अपना वुडन एनक्लोजर है, वुडन एनक्लोजर। क्यों वुडन एनक्लोजर लगाया है, क्योंकि जो हीट है वो रेडिएशन से ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, ये वुडन एनक्लोजर है, ये वुडन लिड है। ठीक है,
सब वुड इसलिए लगाया है क्योंकि वुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इतना तो बेसिक पता होगा तुमको। यहाँ कैलोरीमेट्रिक लिक्विड होता है, कैलोरीमेट्रिक लिक्विड। एग्जाम्पल के लिए हम लोग वाटर लेते हैं, ठीक है। ये जो पूरा कॉपर का कंटेनर है और ये जो स्टरर है, ये दोनों कंबाइन होके बनाते हैं कैलोरी मीटर, ठीक है। दिस इज और कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर बोला तो कैलोरी मीटर में कॉपर का कंटेनर या कॉपर का सिलेंडर और कॉपर का स्टरर। यूजुअली कॉपर हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि कॉपर चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स, तो इसलिए हम ज़्यादा कॉपर यूज़ करते हैं। आयरन नहीं यूज़ करते बिकॉज ऑफ द रस्टिंग पार्ट, तो वो सब तुमको थोड़ा कॉमन सेंस चलेगा तो समझ में आ जाएगा। और ये अ मेटालिक स्फीयर, ओके। तो इतना सब मिलके हमको एक कैलोरी मीटर बनता है। ध्यान देना, ये सब कैलोरी मीटर में तुम्हारी कॉमन चीज़ें हैं। कैलोरी मीटर में एक वुडन एनक्लोजर होगा जिसमें एक कॉपर का लिड रखा होगा। जिसने लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसको मालूम होगा, कभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग परफॉर्म किया होगा तो वहाँ तुमने देखा होगा, या कभी तुमने कि यूजुअली कैलोरी मीटर स्कूल में परफॉर्म किया होगा तो वहाँ देखा होगा, ठीक है। जो ICSE बोर्ड के बच्चे होंगे उनको मालूम होगा, कैलोरी मीटर स्कूल में तुमने देखा होगा, ठीक है, फाइन। तो एक कॉपर का कंटेनर है जिसमें एक स्टरर है, दोनों मिला के कैलोरी मीटर बन जाता है अपना। और एक मेटालिक स्फीयर होता है जो हम हाई टेम्परेचर पे लेते हैं। देखो इसको कैसे समझो, एक बहुत गर्म मेटालिक बॉल लाया और उसको पानी में डाल दिया। अब पानी गर्म होगा, ये कैलोरी मीटर गर्म होगा और उसका यूज़ करके हम लोग कुछ ना कुछ फाइंड आउट तो करेंगे ही, ठीक है। मतलब हम देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉल ठंडा हो गया और ठंडा होके फाइनली लेजिस से कुछ ये पूरा जो मिक्सचर है ये कुछ टेम्परेचर पे आ गया। एक कॉमन टेम्परेचर तो अटेंड करेंगे ना, ठंडा होके अटेंड कॉमन टेम्परेचर नहीं करेंगे क्या? चाय को तुम 100 डिग्री पे रखो और सराउंडिंग में रख दो, चाय ठंडी होकर सराउंडिंग के टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो चाय ने क्या किया? चाय ने अपना टेम्परेचर कम करके सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर कर लिया। तो वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, जब मेटल बॉल हम इस पानी में डालते हैं तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मेटल बॉल का टेम्परेचर कम हो जाता है और दोनों एक कॉमन टेम्परेचर पे आके रुक जाते हैं। तब ना तो ये और ठंडा होता है ना तो पानी और गर्म होता है। उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। मैंने तुमको थर्मल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बताया था, ठीक है, फाइन। ये सब फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, फाइंड आउट करने के लिए स्टेप क्या है या मेथड क्या है? सो देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज मेथड ऑफ मिक्सचर। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ मिक्सचर्स या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देखो यहाँ पे एक मिक्सचर बना है ना, एक मेटालिक स्फीयर है, फिर पानी है या लिक्विड है, फिर कंटेनर है, ये सब मिलके एक मिक्सचर बन गया है कि तीन चीज़ें एक साथ हैं। तो इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ मिक्सचर्स या इसको हम बोलते हैं कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। और ये मिक्सचर या प्रिंसिपल क्या, सॉरी, मेथड या प्रिंसिपल क्या बोलता है? देखो मेथड या प्रिंसिपल बोलता है कि द हीट, ध्यान से देखना, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट is equal to heat gained by cold object. That's all. ये तुम्हारा मेथड ऑफ मिक्सचर या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। और ये सब कब? जब रेडिएशन से कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि एक हॉट स्फेरिकल बॉल हम इस कैलोरीमीटर में डाल दे रहे हैं जो कम टेम्परेचर पे है, तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और मेटालिक बॉल का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हॉट बॉडी कौन हुआ? ये मेटालिक स्फीयर। कोल्ड बॉडी कौन हुआ? पानी और ये कैलोरीमीटर, ठीक है। तो पानी और कैलोरीमीटर कोल्ड बॉडी हो गए, तो वो जो जितना हीट वो गेन करेंगे और ये मेटालिक बॉल जितना हीट लूज़ करेगा, उसी को इक्वेट करके हम कोई भी एक चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे तुमको इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ दे मास दे के, तो हम लोग वो सारी चीज़ें कंसिडर करके फॉर्मूलाज लिखेंगे। फिलहाल तुमको ये चीज़ समझ में आया या नहीं? सो Q lost is equals to Q absorbed या gained. Heat lost is equals to heat gained. This is very very important. हम लोग इसका यूज़ करेंगे। देखो ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है हीट लॉस्ट हीट गेन, बट हमको मालूम है हीट का फॉर्मूला है ना अलग अलग। हमको मालूम है टेम्परेचर चेंज हुआ है तो हीट का फॉर्मूला होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लिया कैलोरीमीटर। अब हम लोग फॉर्मूला लिखें, बोलो समझ में आया? फॉर्मूला लिख के न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से ये समझ में आएगा। मेथड ऑफ मिक्सचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। जब तुमको क्वेश्चंस मिक्सिंग वाले सॉल्व करने होंगे, जैसे बोलेगा एक आइस है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पानी में डाल दिया, तो बताओ मेल्ट होके क्या क्या टेम्परेचर, ये अगर फाइनल टेम्परेचर आया तो बताओ कि कितना मास डाला गया। ये सब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तुमको, तो तुम वहाँ परेशान हो जाओगे। सो यू हैव टू यूज़ दिस मेथड ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। चलो आई होप नोट ये बना लिया है डायग्राम और नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं, कंसिडरेशन करेंगे इसमें। देखो पे अटेंशन, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि कोई एक हॉट मेटल बॉल है जिसका कुछ टेम्परेचर है और जिसका कुछ मास है, जिसका कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। देखो क्योंकि हीट निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए ms डेल्टा टी, यानी मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर। सो पे अटेंशन, कंसिडर अ हॉट metallic sphere of mass m1 and specific heat capacity S1 having temperature T1 is put in a calorimeter having mass, ध्यान देना, having mass m2 and specific heat capacity S2 containing water of mass m3 and specific heat capacity S3 at temperature T2। ध्यान दो, कंसिडरेशन पार्ट काफ़ी बड़ा है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस एक एक चीज़ कंबाइन करो साथ में तो समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ कैलोरी मीटर बना देता हूँ, तब तुमको समझ में आएगा क्या हो रहा है। जैसे ये मेरा कैलोरी मीटर है, ठीक है, इसमें ये मेरा कॉपर का सिलेंडर है और इसमें ये मेरा स्टरर है, ठीक है, और इसमें पानी है। ध्यान दो, ये पानी जो है, पानी का हमने मास m3 लिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S3 लिया है और टेम्परेचर T2 लिया है। क्यों टेम्परेचर T2 लिया है? क्योंकि ये जो पानी जितने टेम्परेचर पे है उतने ही टेम्परेचर पे तुम्हारा कैलोरी मीटर भी है। तो कैलोरी मीटर का मास हमने m2 लिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2 लिया और टेम्परेचर T2 है। इसमें एक मेटालिक बॉल डाल दिया है, हॉट मेटालिक बॉल, ठीक है, ये अपना हॉट मेटालिक बॉल, इसको हमने डाला है। इसका मास है m1, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है m1 और इसका इनिशियल टेम्परेचर है T1, ठीक है। अब हम कुछ टाइम के बाद इसको ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे ही छोड़ दिया और कुछ टाइम के बाद इसको ऑब्जर्व किया है, तो देखो क्या मिलता है, ध्यान से समझना। इसको हमने कुछ टाइम तक छोड़ा और ऑब्जर्व किया कि इस पूरे मिक्सचर का जो टेम्परेचर है, अगर कॉमन टेम्परेचर T है, इफ़ द कॉमन टेम्परेचर ऑफ दिस मिक्सचर आफ्टर सम टाइम इज T, ध्यान दो, अगर कॉमन टेम्परेचर T हो गया है तो इस टाइम हुआ क्या है, देखो, देन हीट लॉस्ट, ध्यान से सुनना, हीट लॉस्ट बाय मेटालिक स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरी मीटर। समझा? बोलो, यही तो है ना मेथड ऑफ मिक्सचर। जितना हीट मेटालिक स्फीयर लूज करेगा उतना ही हीट ये कैलोरी मीटर और वाटर मिल के गेन करेंगे, ध्यान देना ये बात को, मिल के गेन करेंगे। टोटल एक एक इंडिविजुअली उतना नहीं गेन करेंगे, मिल के टोटल उतना ही गेन करेंगे। और एनर्जी कंजर्वेशन, तो हीट लॉस्ट बाय मेटालिक स्फीयर कैसे निकालेंगे? हमको मालूम है मेटालिक स्फीयर का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो T1 से
T पे जा रहा है ना, फाइनल सबका टेम्परेचर T हो गया, ध्यान देना। मेटालिक स्फीयर का टेम्परेचर T1 से T जा रहा है, मेटालिक स्फीयर का मास है m1 और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S1। इन चीज़ों को ध्यान देना, ये जो पार्ट्स हैं वैल्यूज़ वाले, इनको ध्यान देना, ठीक है। ऑलराइट, देखो, और हमको पता है कि पानी गर्म हो गया है, पानी गर्म होके पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S3, मास है m3 और गर्म होके पानी टेम्परेचर T पे आ गया है। पहले पानी का टेम्परेचर T2 था, बाद में गर्म होने के बाद फाइनल टेम्परेचर T है, ध्यान देना। तो एक बात समझना, ये जो T होगा फाइनल टेम्परेचर, ये पानी के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा बट मेटल बॉल के टेम्परेचर से कम होगा। अरे क्योंकि मेटल बॉल ठंडा हुआ है और पानी गर्म हुआ है। पानी का ओरिजिनल टेम्परेचर क्या है T2 और कैलोरीमीटर का ओरिजिनल टेम्परेचर क्या है T2। तो कैलोरीमीटर और पानी दोनों गर्म हुए हैं, वेयर एज मेटालिक स्फीयर ठंडा हुआ है। तो मेटालिक स्फीयर ने हीट लूज किया है और पानी और कैलोरीमीटर ने हीट गेन किया है। समझ में आई बात? ठीक है। तो हीट लॉस हमको मालूम है, यहाँ देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो कौन सा हीट का फॉर्मूला लगेगा, अभी लिखाया था याद है। टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ms डेल्टा टी। तो यानी ये हो जाएगा m1 s1 डेल्टा टी, और डेल्टा टी में सब्स्टिट्यूट करूँ तो डेल्टा टी क्या आएगा, ध्यान से देखना। डेल्टा टी आएगा, टेम्परेचर T1 से T पे जा रहा है तो T1 माइनस टी। बोलो समझ में आया? m1 s1 T1 माइनस टी, दिस इज इक्वल्स टू हीट लॉस, सॉरी हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के लिए हमने क्या लिया है, कैलोरीमीटर के लिए हमने m2 और s2 लिया है ना। तो हीट गेन्ड क्या हो जाएगा, m2 s2, और टेम्परेचर देखो T2 से T पे है, यानी T2 ज़्यादा है। ध्यान रखना, चेंज इन टेम्परेचर चाहिए तुमको, प्लस m3 s3 T माइनस T2। ये आ गया तुम्हारा कैलोरीमीटर के लिए इक्वेशन टू फाइंड एनीथिंग वट एवर यू वांट। तुमको जो भी निकालना है वो तुम यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको इसका मास दे दे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दे और फाइनल टेम्परेचर बता दे वगैरह वगैरह, तो तुम ये सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट करके कोई एक अननोन वेरिएबल यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे m2 अगर निकालने को बोल दे, या s2 निकालने को बोल दे, या m3 निकालने को बोल दे, s3 निकालने को बोल दे, कुछ भी। यहाँ अगर गिवन वेरिएबल्स दिए हों और एक अननोन वेरिएबल हो तो तुम ये पार्ट यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो बात समझ में आया या नहीं? अगर तुमको यहाँ से ये जो तुम्हारा कैलोरीमीटर है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए वी कैन राइट एन इक्वेशन। देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोलो। सिंप्लीफाई करके कर सकते हो क्या? आई डोंट थिंक सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी परेशान हो जाओगे। बस ये पार्ट याद रखो, ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। देखो हुआ क्या है, हीट कितना लूज़ करेगा मेटालिक स्फीयर, ms डेल्टा टी ना। अरे हीट का फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। ये जब टेम्परेचर चेंज होता है तब यही फॉर्मूला यूज़ होगा ना, तो ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। सो m1 s1 T1 माइनस टी। T1 क्या है, T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, T क्या है, फाइनल टेम्परेचर, और फाइनल वाला इनिशियल से कम है इसीलिए इनिशियल माइनस फाइनल किया है। यहाँ फाइनल वाला इनिशियल से ज़्यादा है इसलिए T माइनस T2 किया है। ध्यान से देखना एक एक चीज़, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो कैलोरीमीटर के बारे में। हमने ये कंसिडरेशन पार्ट डिटेल में रखा है, अगर कंसिडरेशन पार्ट डिटेल में नहीं रहेगा तो तुमको ये फॉर्मूला क्यों लिख दिया है समझेगा ही नहीं, तो वहीं तुम अटक जाओगे, ठीक है। तो ये डिटेल में किया है, इसको देख के डरो मत। इट्स जस्ट सिंपल इंग्लिश पुट इनटू प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने ठीक से लिखा है ताकि तुमको ये फॉर्मूला समझ में आ सके कि कहाँ से आ गया ये, ठीक है। तो पॉज करके नोट डाउन करो, फिर देखते हैं हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं फॉर्मूला को। नोट डाउन करो। चलो ये नोट डाउन कर लिया ना। देखो जैसे यहाँ से मुझे मेटालिक बॉल का अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने को बोल देता है तो एक फॉर्मूला मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे अगर मुझे S1 निकालना है तो वो S1 क्या हो जाएगा, देखो m1 s1 T1 माइनस टी। यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, देखो T माइनस T2 दोनों में कॉमन है तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा m2 s2 प्लस m3 s3 टाइम्स T माइनस T2। समझा? बस अभी S1 अगर तुमको निकालना है तो इस पूरे को इससे डिवाइड कर दो। सो S1 विल बी इक्वल्स टू m2 s2 प्लस m3 s3 टाइम्स T माइनस T2 अपॉन क्या आएगा, m1
टाइम्स T1 माइनस T। तो ये एक फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने का हो गया। या फिर इसको हम लोग और एक तरीके से यूज़ करते हैं कि कैलोरीमीटर में जो लिक्विड यूज़ किया है उसका अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है तो वो भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट नो नीड टू राइट द फॉर्मूला फॉर दैट, याद रखने का ज़रूरत नहीं है। तुमको मालूम है जो लिक्विड यूज़ किया उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 3 M3S3, है ना। इसका तो M1S1 है, ये लिक्विड का M3S3 है, याद रखना, लिक्विड इज M3S3, यानी मास है 3, इसके लिए हमने 3 यूज़ किया है ना। तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S3, तो यहाँ से S3 अगर तुमको निकालना है तो बस बाकी के वैल्यूज़ पुट करना और सॉल्व करना है, ठीक है। चलो बहुत हो गई बातें, अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं तो तुमको और डिटेल में समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस यू डोंट सॉल्व द क्वेश्चंस तुमको समझेगा नहीं कि क्या बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग मेथड ऑफ मिक्सचर पे क्वेश्चंस करेंगे। तुमको समझ में आ गया कि मेथड ऑफ मिक्सचर क्या है। मेथड ऑफ मिक्सचर है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। चलो एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक सेकेंड, क्वेश्चन है अ मेटल पीस present at 120 degree Celsius is quickly dropped in a calorimeter of mass 80 gram containing 200 gram of water at 30 degree Celsius. The final temperature attained by the mixture is 40 degree Celsius. Calculate the thermal capacity of the metal piece and specific heat capacity of water is given, specific heat capacity of calorimeter is given. देखो एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। मेटल पीस है, तो मेटल पीस यानी ये तुम्हारा स्फेरिकल बॉल, दिस इज़ 120 डिग्री सेल्सियस एंड इज़ क्विकली ड्रॉप्ड इन अ कैलोरीमीटर ऑफ मास। कैलोरीमीटर का मास हमने M2 लिया था ना, सो M2 इज़ हाउ मच, M2 इज़ 80 ग्राम्स, ठीक है। और क्या, इट इज़ कंटेनिंग 200 ग्राम वाटर, वाटर का मास हमने कितना लिया था, M3 लिया था ना, तो वाटर के लिए 3 एंड वाटर इज़ एट टेम्परेचर 30, तो कैलोरीमीटर और वाटर दोनों सेम टेम्परेचर पे है 30 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर जो है मिक्सचर का वो है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो मैं गिवन डेटा जो हमने वेरिएबल सेलेक्ट किए उसके हिसाब से ही लिख रहा हूँ, कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ। कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द मेटल, हमको थर्मल कैपेसिटी निकालनी है मेटल की, यानी C1। याद है थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है दैट इज Q अपॉन M डेल्टा T, वेयर एज थर्मल कैपेसिटी जो होता है C या हीट कैपेसिटी जो होता है Q दैट इज M टाइम्स S। ये फॉर्मूला याद रखो, बहुत ज़रूरी है। तो तुमको C निकालना है, यानी तुमको मास टाइम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों एक साथ निकालने हैं। इसीलिए देखो तुमको मास दिया नहीं है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया नहीं है, ठीक है। और क्या दिया है, और हमको दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर के लिए 3 यूज़ किया हमने, तो इट इज़ 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 से डिनोट किया है, सो दिस इज 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। चलो सॉल्व कर लोगे, बोलो। कैलोरीमीटर का क्वेश्चन है, मेथड ऑफ मिक्सचर लगाएंगे। देखो ये वाला हॉट बॉडी है तो ये हीट लूज करेगा, सो हीट लॉस्ट बाय मेटल इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन्ड बाय वाटर। समझा? इज दैट क्लियर और नॉट? ये आ गया अपना मेथड ऑफ मिक्सचर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट, फॉर्मूला लिखते हैं। हीट लॉस बाय मेटल क्या हो जाएगा, M1S1 डेल्टा T, या डेल्टा T की जगह पे हमको मालूम है कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, T1 से T। दिस इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर M2S2 और इसका टेम्परेचर T2 से T पे आ गया है। समझा? बोलो। एंड लास्टली वाटर का M3S3 और टेम्परेचर इसका T2 से T पे आ गया है, ठीक है। इतना चीज़ हमको पता है। अब हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं और निकालने जा रहे हैं।
हमको क्या चाहिए, देखो हमको m1 इंटू S1 का वैल्यू चाहिए, ध्यान रखना हमको m1 इंटू S1 यानी डायरेक्टली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं निकालना है, हमको हीट कैपेसिटी निकालना है। तो इसको मैं C1 लिख देता हूँ, दिस इज T1 माइनस T। T1 कितना है बोलो, T1 है 120, सो दिस इज 120 माइनस फाइनल T कितना है 40, दिस इज इक्वल्स टू M2। M2 यानी किसका मास, कैलोरीमीटर का मास, दिस इज 80 इंटू S2। S2 कितना है बोलो 0.4, सो 0.4 इंटू T माइनस T2। T कितना है 40 और T2 कितना है 30 प्लस M3। M3 क्या है बोलो, M3 है वाटर का मास 200 ग्राम्स। अच्छा यूनिट्स में परेशान मत होना, सारे ग्राम्स में, ये देखो ये मास भी सबका ग्राम्स में ही है, ये भी पर ग्राम में ही दिया हुआ है, तो टेंशन मत लेना उसका। दिस इज 200 एंड देन हाँ S3 कितना दिया है, S3 दिया है 4.2 एंड देन वी हैव चेंज इन टेम्परेचर विच इज 40 माइनस 30। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा C1 इंटू 120 माइनस 40 80, दिस इज इक्वल्स टू ये कितना है 80 इंटू 0.4 इंटू 10, यस और नो। 40 माइनस 30 करोगे तो 10 प्लस 200 इंटू 4.2 इंटू 10, 40 माइनस 30। बस ये नंबर सिंप्लीफाई हो जाएंगे, कितना आ जाएगा बोलो, ये 80 इंटू 4 करोगे तो 32, अरे 8 4 32 ना, तो 80 इंटू 0.4 है तो 32 इंटू 10, या ऐसे बना लो ना 0.4 इंटू 10 4, 80 इंटू 4 320, सो दिस इज 320 प्लस ये 200, 42 इंटू 2 करोगे या 4.2 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 4.2 इंटू या 42 इंटू 2 कर लो तो 42 इंटू 2 84, सो 8400, ठीक है। दिस इज C1 इंटू 80, ऐड कर लो कितना आएगा ये 0 0 6 11,600 ये आ गया। हमको यहाँ से C1 निकालना है, सो C1 इज 11,600 अपॉन 11,000 कैसे हो गया 11,000 नहीं है यार, 0 0 एंड देन 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 2 इज 6, 8 प्लस 3 नहीं यार सॉरी, दिस इज 0, 2 प्लस 0 इज 2 एंड देन 8 प्लस 3 इज 11 1, सो 1 1 1, ये 8,400 तो ये हो जाएगा 8,720, बस ठीक है बहुत हो गया। हाँ ठीक है चलो, सो दिस इज 8720 अपॉन क्या आएगा 80, तो ये कैंसिल हो गया, 8 से डिवाइड करना है, 8 1 1 कितना बचेगा 7, सो डिवाइड होगा नहीं यानी 0, 72 8 9 72, सो 109 जूल पर डिग्री सेल्सियस। ये आ गया तुम्हारा हीट कैपेसिटी जो तुमको क्वेश्चन में पूछा था। तो आई होप तुमको समझ में आया कैसे हम लोग मेथड ऑफ मिक्सचर यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ये खाली है ना दिखने में बड़ा होता है, नंबर्स एकदम सिंपल सिंपल होते हैं क्वेश्चंस में। अगर क्वेश्चंस में नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड आए सो यू विल बी हैविंग द यूज़ ऑफ लॉग टेबल, तो लॉग टेबल यूज़ करके कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल से पढ़ो। अगर नहीं आ रहा है, परेशान हो रहा है तो छोड़ दो, कोई मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड। आई अंडरस्टैंड द टॉपिक इज़ लेंदी और थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में है, बट ठीक है तो है, अब क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है, तो करना तो है ही। चलो ये नोट डाउन किया है न्यूमेरिकल, हम लोग ने एक और न्यूमेरिकल देखेंगे फिर ये लेक्चर ख़त्म करेंगे। तुमको कॉन्सेप्ट से फैमिलियर करा रहा हूँ मैं कि क्या क्या पूछ सकता है। जैसे हीट कैपेसिटी पूछ दिया था तो तुमको निकालना पड़ा, सो दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड। हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अच्छा होगा कि तुम अपने बुक से सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी किया करो, क्योंकि वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में ही ये सेम कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस तुमको दिखेंगे। बाकी न्यूमेरिकल्स में तुमको अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स में मुश्किल है दिखना, क्योंकि सारे टॉपिक्स कवर करके वो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स नहीं बनाते हैं, खास करके स्टेट बोर्ड के बुक्स यानी 11th के HSC बोर्ड के बुक्स। तो इट्स बेटर कि तुम उससे देखो। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा हूँ, छोड़ो, अनदर एग्जाम्पल।
तुमको बोला स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो हम स्टीम का मास ले लेते हैं या स्टीम का टेम्परेचर ले लेते हैं जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ पास्ड इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, यानी T2 इज़ 10 डिग्री सेल्सियस। और क्या बोला है, पानी का मास दिया हुआ है या वाटर का मास दिया हुआ है, M2 इज़ 20 ग्राम्स, नॉट 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स। ठीक है, 20 ग्राम्स दिया है। और क्या बोला है, टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस व्हेन वाटर एक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, यानी फाइनल टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, यानी फाइनल मास ऑफ वाटर पूछा है, ध्यान देना। सुनो इधर, स्टीम को पानी में डाला है और पानी 10 डिग्री पे है, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अब ध्यान से देखो, दोनों का टेम्परेचर कंबाइन 80 डिग्री हो गया है, यानी पानी का टेम्परेचर बढ़ गया और स्टीम का टेम्परेचर कम हो गया। अब तुम सोचो स्टीम का टेम्परेचर 100 से नीचे आएगा तो स्टीम कहाँ जाएगा? अरे स्टीम 100 से नीचे वाटर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम 100 से नीचे वाटर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्टीम 2 बार एनर्जी लूज करेगा। एक तो उसका स्टेट चेंज में एनर्जी लूज करेगा स्टीम से वाटर आने में, दूसरा 100 से 80 डिग्री आने में भी एनर्जी लूज करेगा। और ये दोनों जो एनर्जी लूज करेगा वही एनर्जी वाटर गेन करेगा 10 से 80 जाने में। बोलो समझ में आया या नहीं? हमको क्या बोला है, टेक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर के लिए दिस इज S2 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कैलोरी में बोला है, तुमको मालूम है 1 कैलोरी 4.2 होता है, तो कुछ डिफरेंट या परेशानी वाला बात नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम हमको दिया हुआ है विच इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, हमको पूछा है फाइनल मास यानी टोटल M। हमको ये भी नहीं पता है कि जो स्टीम हमने डाला है उसका मास कितना है। देखो, जो स्टीम हमने डाला है वो भी मेल्ट होके इसी वाटर में कंबाइन हो जाएगा या इसी वाटर के साथ हो जाएगा, तो फाइनल जो मास होगा वो वाटर का मास प्लस जो स्टीम कन्वर्ट होके मास वाटर बना है उसका मास, दोनों को ऐड करके आएगा। समझ में आया? तो पहले हमको ये M1 निकालना पड़ेगा। क्लियरली मेथड ऑफ मिक्सचर लगाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हीट लॉस्ट बाय स्टीम विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर। समझा या नहीं? बोलो, मेथड ऑफ मिक्सचर। यहाँ 2 ही मिक्सचर्स थे या 2 ही सब्सटेंसेस थे, इसलिए मैंने 2 ही यूज़ किया है। चलो सॉल्व करते हैं। हीट लॉस्ट बाय स्टीम, स्टीम 2 पार्ट में हीट लूज करेगा। एक तो हीट लॉस्ट इन स्टेट चेंज, हीट लॉस्ट, या इसको मैं ऐसे लिखता हूं Q इन स्टेट चेंज प्लस Q इन टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ये स्टीम के लिए है, ध्यान देना, क्योंकि स्टीम का पहले तो वाटर में कन्वर्जन होगा, फिर क्या होगा बोलो, फिर उसका टेम्परेचर कम होके 80 पे भी आएगा 100 से। दिस इज इक्वल्स टू हीट इन टेम्परेचर चेंज, क्योंकि वाटर का तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ। समझा बात? ठीक है, ये M1 को हम लोग कुछ M ले लेते हैं, कुछ तो या M1 ले लेते हैं। चलो M1 डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे। स्टेट चेंज के लिए कैसे फॉर्म, स्टेट चेंज के लिए क्या हीट होता है? स्टेट चेंज के लिए होता है मास टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सो M टाइम्स L प्लस ये Q टेम्परेचर चेंज क्या होता है, मास टाइम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, जब इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, ध्यान से सुनना, जब इसका स्टेट चेंज हो जाएगा तो ये वाटर बन चुका है, तो अब हमको कौन सा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेना पड़ेगा? वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेना पड़ेगा। अरे स्टीम कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा ना। सो M1 इंटू S2 इंटू टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज कहाँ से कहाँ हुआ है बोलो? टेम्परेचर चेंज हुआ है T1 से T, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए, T1 से T। फाइन, दिस इज इक्वल्स टू वाटर का मास हमने क्या लिया हुआ है, M2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का S2, और टेम्परेचर चेंज वाटर का कितना हुआ है, T माइनस T2। चलो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। M1 निकालना है, पता नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है 540, हम सब कैलोरीज में ही रख रहे हैं ताकि हमको मास डायरेक्टली ग्राम में मिल जाए, प्लस यहाँ M1 पता नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 दिया है, इनटू टेम्परेचर चेंज कितना है, T1 था 100 माइनस T कितना हो गया 80। दिस इज इक्वल्स टू M2 20 ग्राम्स है, S2 1 है, और टेम्परेचर चेंज
कहाँ से कहाँ गया है, 80 10 से गया है, सो 80 माइनस 10। देखो क्या आ रहा है, 540 m1 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 m1, इज दैट करेक्ट? दिस इज इक्वल्स टू ये 80 माइनस 10 70, 70 इंटू 2 140, सो ये हो जाएगा 1400। बोलो समझा, बोलो समझा या नहीं? ये 80 माइनस 10 70 होगा, 70 इंटू 20 1400, ठीक है। तो यहाँ से दोनों ऐड करो तो ये हो जाएगा 560 m1, दिस इज इक्वल्स टू 1400। यहाँ से m1 का वैल्यू आएगा 140 अपॉन 56। नहीं समझा तो पूरा लिख के 0 0 काट दो, ठीक है। बस भी समझा। हमको डिवाइड करना है, हमको मालूम है कि ये 14 और 56 डिवाइड हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा बोलो? ठीक है, कैंसल आउट करते हैं एक काम। 14 4 ज़ार 56 होता है ना, ठीक है। 14 4 ज़ार 56, यानी ये हो जाएगा 4 से कैंसिल करें अगर हम लोग, सो दिस विल बी 14 से कैंसिल करें अगर हम लोग, ये 10 और ये 4, सो 10 अपॉन 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 ग्राम। समझा? बोलो समझा या नहीं? अरे 14 से ही कैंसिल कर दिया, 14 10 ज़ार 14 4 ज़ार, ठीक है। सो 2.5 ग्राम ये मास ऑफ स्टीम आ गया, ध्यान देना। हमको टोटल मास चाहिए, सो देयरफॉर टोटल मास ऑफ वाटर m विल बी इक्वल्स टू इनिशियल मास m2 प्लस स्टीम का मास, यानी 20 प्लस 2.5 यानी 22.5 ग्राम। ये आया अपना फाइनल आंसर। तो ऐसे तुमको स्टीम से रिलेटेड क्वेश्चंस दे सकता है, कैसे भी क्वेश्चंस दे सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, मैं बस तुमको बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट हर बार यही है, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन, दैट्स ऑल। यही कॉन्सेप्ट पे बार बार घूम फिर के क्वेश्चंस आएंगे। अलग अलग चीज़ें होंगी बट सब में एक चीज़ कॉमन होगा, कोई चीज़ हीट लॉस कर रही होगी या लूज कर रही होगी, कोई चीज़ हीट गेन कर रही होगी। बस वही तुमको पकड़ लेना है कि कौन सी चीज़ हीट लूज कर रही है, कौन सी चीज़ हीट गेन कर रही है। उसके बाद सब तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। चलो, बोलने में आसान है, करना भी आसान होता है। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करो तो एकदम सिंपल हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग रिगार्डिंग कैलोरीमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, कैलोरीमेट्री को अच्छे से देखना और अच्छे से समझना, और क्वेश्चंस इस पे तुम लोग करना सॉल्व। मैं नोट्स भी अभी डालूंगा, आज ही मोस्टली मैं डालूंगा नोट्स भी सारे वीडियोस के लिंक्स में, तो तुम नोट्स भी रेफ़र करना चालू करो। सो इट्स बेटर कि तुम ये चैप्टर एकदम डिटेल में करो, ठीक है। सो आई होप तुमको सब समझा है। कुछ नहीं समझा है तो बताओ कमेंट्स में, समझा है तो भी बताओ कमेंट्स में। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।